आईएनएलडी हरियाणा की जड़ है जी। जितने कैंडिडेट्स और पार्टी से भी अगर लड़ रहे हैं तो वो आईएनएलडी के ही थे। मुझे लगता है कि क्योंकि अब जो समीकरण चल रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी जी। और जिसकी मैक्सिमम सीट आएंगी, जो सर्वे बता रहे हैं, जो देखने में आ रहा है, वो आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके पास मैक्सिमम सीट्स आएंगी। ये बात मेरी तरफ से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। तो हम किंग हैं, हम किंग मेकर नहीं है। मेकर नहीं है, किंग है। जी बिल्कुल। सीएम बनेंगे तो अभय चौटाला जी बनेंगे और अगर समर्थन देना हुआ तो बीजेपी का समर्थन नहीं होगा। किसी कारणवश आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी का समर्थन किया तो मेरी विचारधारा उस पार्टी से कतई नहीं मिलती है और क्योंकि मैंने उनके खिलाफ ही राजनीति में आने का सोचा तो मैं उनका समर्थन कभी नहीं कर सकती। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बरवाला विधानसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी संजना सातरोड जी। नमस्कार संजना। नमस्कार सर। मैम, बरवाला से बीजेपी ने इस बार रणबीर गंगवा जी को उम्मीदवार बनाया है और इससे पहले वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये चुनौतीपूर्ण होगा? जी मुझे नहीं लगता कि किसी और के कारण से मेरी चुनौती बढ़ जाएंगी। मेरा काम है अपना काम करना। मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरी जो जिद है, मेरा जो जुनून है वो अपने क्षेत्र के लिए है, वह बरवाला क्षेत्र के लिए जी। और जब मेरे को पूरे बरवाला क्षेत्र का इतना प्रेम प्यार समर्थन मिल रहा है तो कोई और किसी और की वजह से मेरे लिए कोई चुनौती नहीं आएगी। मैम, ऐसा देखने में भी आ रहा है कि लोग नेताओं का विरोध कर रहे हैं। भाजपा पार्टी के नेताओं का भी विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी विरोध हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इस बार? क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता से होता है और जनता के लिए होता है। अगर एक गलत डिसीजन के कारण उन्होंने 5 साल अपने हालातों को कोसा तो अब उनके पास फिर से वो रिमोट आ चुका है वोट का। अब वो सोच समझ के, परख के, देख के अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और जिन्होंने उनके साथ पहले सही काम नहीं करे या उन तक वो हक नहीं पहुंचाए जिनके उन्होंने वादे करे थे तो उनका विरोध भी होगा। मैम, अगर हम देखते हैं तो 20 साल से इनेलो सत्ता से बाहर है और इस बार कुछ समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि 10 से 15 सीटें अगर आती है इनेलो की तो इनेलो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, जबकि अभय जी कहते हैं कि सीएम मैं बनूंगा। आईएनएलडी जैसा आप कह रहे हैं कि 20 साल से सत्ता से बाहर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आईएनएलडी हरियाणा की जड़ है जी। जितने कैंडिडेट्स और पार्टी से भी अगर लड़ रहे हैं तो वो आईएनएलडी के ही थे। हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कभी पहले लोक दल से ना जुड़ा हो जी। लोक दल एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बीच से निकली है, लोगों के संघर्षों के लिए निकली है, लोगों की आवाज सुनने के लिए निकली है। और दौर हर एक पार्टी का हर एक चीज का आता है, वो भी दौर था और अब जो दौर आएगा वो फिर से क्षेत्रीय पार्टी का ही आएगा क्योंकि अब उसकी जरूरत है। कितनी पार्टियों पर इनेलो इस बार जीत दर्ज कर सकती है कुछ? मुझे लगता है कि क्योंकि अब जो समीकरण चल रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी जी। और जिसकी मैक्सिमम सीट आएंगी, जो सर्वे बता रहे हैं, जो देखने में आ रहा है, वो आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके पास मैक्सिमम सीट्स आएंगी और बहुत से हमारे जो निर्दलीय भाई हैं जी। वो भी जीत सकते हैं क्योंकि इस बार जो जनता है वो पार्टी देखकर वोट नहीं कर रही है। इस बार जनता कैंडिडेट देखकर वोट कर रही है, नेताओं को वोट कर रही है, लोगों को बिल्कुल लोगों को समझ आ गया है कि कोई पार्टी आके आपके लिए काम नहीं करेगी, लेकिन जो भी पार्टी बनेगी, जो भी सत्ता में आएगी, उसकी योजनाएं आप तक आपका कैंडिडेट पहुंचाएगा, इररिस्पेक्टिव वो कौन सी पार्टी से है। और आईएनएलडी और बसपा गठबंधन के जितने कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सोच समझ के चुने गए हैं, जनता के बीच में से चुने गए हैं, जिन्होंने धरातल पे काम किया और लोगों से जिनका जुड़ाव है। जी। अब तो हलोपा के साथ भी आपका गठबंधन हो गया है, गोपाल कांडा जी की पार्टी के साथ। जी, किसी थर्ड पर्सन के बयान पे अगर ये बात आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये बात मेरी तरफ से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। हाँ, वो आपने अपने एक भाषण में कहा है कि अगर बीजेपी के साथ इनेलो जाती है
तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन अभय चौटाला जी ने भी ये बात क्लियर करी है कि अगर गोपाल कांडे जी ने कोई स्टेटमेंट दिया उसकी क्लैरिफिकेशन वो देंगे। उनकी भी जब बात हुई थी गठबंधन की तब भी उन्होंने क्लियर किया था कि इस बार हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, सीएम हम बनेंगे। हम किंग मेकर है जी, हम किस मतलब हम किंग है, हम किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर नहीं है, किंग जी है, बिल्कुल। सीएम बनेंगे तो अभय चौटाला जी बनेंगे और अगर समर्थन देना हुआ तो बीजेपी का समर्थन नहीं होगा। और अगर किसी कारणवश आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी का समर्थन किया तो मेरी विचारधारा उस पार्टी से कतई नहीं मिलती है। और क्योंकि मैंने उनके खिलाफ ही राजनीति में आने का सोचा है तो मैं उनका समर्थन कभी नहीं कर सकती। जी, लेकिन मैम कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की तो नकार ही रखा है जनता ने, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। वो तो ये तो ख्याली बातें हैं कि हम सोच लें कुछ होगा और हो कुछ और सकता है। तो फिर जब तक होता नहीं है, जब तक हम उधर पहुंचते नहीं है, तब तक ये रास्ते देखना कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा मैम, जैसा आपका पहला चुनाव है जी, जनता के बीच में जाकर क्या लगता है, क्या मतलब जनताओं की समस्या, जनता जो समस्याएं बताती है वो किस तरह की समस्याएं हैं? मैं अगर बरवाला क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ बहुत सी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा बरवाला क्षेत्र थोड़ा निचले स्तर पे है, तो उधर पानी भरना स्वाभाविक बात है और अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें एक प्रॉपर सीवर सिस्टम एस्टेब्लिश करना है जी। और ये मेरा मेजर काम भी रहेगा कि मुझे पूरे बरवाला क्षेत्र में प्रॉपर सीवरेज सिस्टम बनाना है ताकि पानी की निकासी हो सके। और उस पानी को निकासी के लिए एक बड़ी सी जगह ली जाएगी जहां पे हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट भी लगा सके ताकि उस पानी को हम रिसाइकल करके उन जगहों पे भेज सके जहां पे पानी की किल्लत है। ये समस्या जो सीवरेज समस्या है या पानी निकासी की जो समस्या है, ये केवल बरवाला क्षेत्र की नहीं है, मैंने देखा हिसार में भी है इस तरह की चीजें। यूं तो दिल्ली में भी है, लेकिन मैं अगर एक क्षेत्र का निर्माण करना चाहती हूँ, एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के तौर पे, तो अगर मैंने इधर एग्जाम्पलरी काम कर दिया बिल्कुल, तो फिर बाकी क्षेत्र भी हमसे प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर एक क्षेत्र में इतना सिस्टमैटिकली काम हो रहा है तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं। बदलाव की संभावना ही बढ़ जाएगी उसमें। बिल्कुल, अगर हम बदलाव लाने के लिए आए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना संघर्ष करना पड़े, मैं उससे नहीं डरती। लेकिन जो मैंने आश्वासन अपने बरवाला क्षेत्र की जनता को दिया है वो कोई झूठे वादे नहीं है, वो मेरे पक्के इरादे हैं। अच्छा, बरवाला क्षेत्र के जो लोग हैं वो पहले की सरकारों के विकास से संतुष्ट हैं या नहीं? बरवाला क्षेत्र भारत देश का एक हिस्सा है जहां भारत देश के कई हिस्सों में मेट्रो चल रही है, हमारे क्षेत्र में गलियां भी नहीं बन पा रही हैं, लोगों के पास चलने के लिए जगह नहीं है। अगर आप उधर जाके देखोगे तो फिर यहाँ तक तो पानी बिना बारिश के भी भरा रहता है, जहाँ छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होने की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं, जहाँ गंदगी की वजह से ऐसा मतलब इंसानों के लिए रहने लायक वो नहीं रहे। अगर उसको बदलना है, उसमें बदलाव करना है, विकास करना है, तो उनको बहुत जरूरी है कि इस बार कोई राजनेता नहीं, जन सेवक आए। जी मैम, ये तो आम आदमी की सिंपल सी जो समस्याएं हैं वो है धरातल पे। एक समस्या और है राजनीति की, युवा और रोजगार। जी, तो युवा और रोजगार के लिए आपने कुछ प्लान किया है? बिल्कुल, जैसा कि मैं सबको बताती हूँ कि सबकी सरकारी नौकरी लगाना एक एमएलए के हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना एक एमएलए के हाथ में होता है। हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है, इसको आसानी से इंडस्ट्रियल जोन डी में डाला जा सकता है। उसमें अगर कोई भाई फैक्ट्री लगाना चाहे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, बिजनेस माइंड्स बढ़ेंगे। अगर कोई भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में लगती है तो उसमें काम करने वाले हमारे क्षेत्रवासी होंगे, पढ़े लिखे, अनपढ़, औरत, आदमी, सभी को रोजगार मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल मॉडल लेके आएंगे जिससे कि रोजगार विकसित हो वहां पे? जी, इंडस्ट्रियल जोन डी में सब्सिडाइज रेट पे, लो कैपिटल पे हम लोग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, सब्सिडाइज रेट पे। जी, लेकिन मैम आजकल अगर हम देख रहे हैं राजनीति का ट्रेंड ही बदल गया, वो आरोप और प्रत्यारोप पे ज्यादा चलती है और मुद्दों पे कम, मुद्दे भूल ही जाते नेता लोग। राजनीति का एक ही अर्थ है, वो है विकास। राजनीति में धर्म, जात पात या विरोध, प्रत्यारोप, ये सारी चीजों का कहीं कोई मायना नहीं है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास अपने लिए कुछ बोलने के लिए है नहीं तो दूसरे की टांग खींच दें।
और मेरे कुछ उसूल हैं जिनसे मैं राजनीति कर रही हूँ कि मैं किसी के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहती। मेरे हाथ में मेरे कर्म है, अपने कर्म ठीक रखें, लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ें, वो राजनीति है। अगर हम किसी और का विरोध कर रहे हैं, किसी और के लिए गलत बोल रहे हैं, तो हम अपने अंदर भी तो नकारात्मकता ला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर अगर आपको पॉजिटिव चेंज लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है, तो फिर आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। जी मैम। अच्छा मैम, जैसे कांग्रेस भाजपा के अलावा और आईएनएलडी के अलावा भी कुछ और पार्टियां हैं, जैसे जननायक जनता पार्टी है और अब एक और पार्टी जो लगातार उभर रही है, आम आदमी पार्टी, और उनके अब संयोजक केजरीवाल जी जमानत पर बाहर भी आ गए। तो उनके आने से क्या हरियाणा की विधानसभाओं में समीकरण बदल सकते हैं कुछ? बिल्कुल बदल सकता है। हर निर्दलीय कैंडिडेट से, क्षेत्रीय पार्टी से, नई पार्टी से, हर एक चीज मैटर करती है। और राजनीतिक समीकरण इसी को कहते हैं कि कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की वजह से या स्ट्रॉन्ग पार्टी की वजह से कोई भी समीकरण बदल सकता है। इसलिए मेरा जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से कोई सरकार नहीं बनेगी। तो ये सस्पेंस है कि क्या होने वाला है। जी, हमारे हाथ में क्या है, अपने कैंडिडेट को चुनना। मैं ना सिर्फ बरवाला क्षेत्र के लिए बात बोल रही हूँ, मैं सभी अपने हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रों के लिए कह रही हूँ कि आपके लिए काम करने वाला आपका प्रतिनिधि है। तो आप अपने प्रतिनिधि को चुने, क्योंकि आपकी सेवा, आपकी सुविधाएं, आप तक वो योजनाएं पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ आपके कैंडिडेट का काम है, जिसका बटन आप दबा रहे हैं। तो वो सोच समझ के परख के चुने। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी भी दावा करते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर पार्टी को चलाते हैं, और इनेलो में भी यही दावा होता है कि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे ही पार्टी काम करती है। जी। तो दोनों की विचारधारा सेम और पार्टियां अलग अलग? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। राइट। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात सबके जग जाहिर है कि अगर उन्होंने किसानों के खिलाफ, अगर किसी एक व्यक्ति ने अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को, अपने हक का इस्तीफा दिया है, तो वो किसानों के लिए किसने दिया है? अभय चौटाला जी ने। और अगर किसी ने उनके साथ, किसी ने विश्वासघात किया है, किसी के विरोध में किसी को जिताया गया और उन्होंने उसी का साथ दे दिया, वो भी सबके आगे जग जाहिर है। तो विचारधारा कौन फॉलो कर रहा है, जनता अपने आप समझदार है, वो देख सकती है। जी मैम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका समय बहुत कीमती है। मेरे बस 2 सवाल और हैं। एक सवाल तो ये कि लोकसभा में एक नारा दिया गया था कि भाजपा की तरफ से 400 पार, ऐसा ही एक नारा 75 पार का हरियाणा में भी चला था। हमने देखा कि दोनों ही जगह रिजल्ट काफी अलग थे। जी। तो क्या ऐसे किसी फिक्स नंबर के साथ कोई नारा देने का कोई औचित्य होता है? हाँ, जनता, हो सकता है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया जाता हो। और मैं, जैसे आपने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा भी था कि पूर्ण बहुमत से ये सरकार आएगी, या अगर ऐसा हुआ तो हम अगर पे क्यों रहे? जब हमारे आगे रिजल्ट आना ही है तो हम अगर पे क्यों हम वो रास्ते देखें जिन पे जाना ही नहीं है? जी। तो ये जो 400 पार, 75 पार, ये सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। और मुझे लगता है ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि हम लोगों को मैनिपुलेट करके अगर अपने पास लेकर आ रहे हैं, तो फिर हम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतदान देने का हक हर एक व्यक्ति का है, 1 वोट 1 पर्सन। क्यों? कि लोग अपने आप से, अपनी सूझबूझ से अपना कैंडिडेट चुन सके और उस कैंडिडेट्स के आधार पर एक सरकार बने, ताकि विपक्ष भी हो, विरोध भी हो, अच्छे डिसीजंस भी लिए जाएं, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट सब कुछ हो। उसके बाद ही एक क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। अगर एक ही बहुमत से जीतेंगे तो फिर हम लोग आगे विकास की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कोई विरोध ही नहीं होगा, कोई विपक्ष ही नहीं होगा। बदलाव, हर बार बदलाव की आप मांग कर रहे हैं कि बदलाव होना ही चाहिए। 100% होना चाहिए। जी मैम, बस एक आखिरी सवाल। आप युवाओं के प्रतिनिधि हैं और युवा नेता भी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए कोई खास संदेश? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश में ना तो काबिलियत की कमी है, ना होनहार बच्चों की कमी है। अगर कमी है तो मौकों की। और हमारे जो युवा साथी हैं, मेरी टीम में भी जो युवा साथी हैं, वो बहुत ही कर्मठ हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं, और उन तक वो मेहनत करने के लिए जो मौके हैं वो लाना भी कैंडिडेट का काम होता है। तो अब बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो युवा वर्ग है, जो अपने बुजुर्गों को भी बता सके कि अब क्या चल रहा है,
जो अपने आने वाले बच्चों को भी ये बता सके कि कैसे अपनी विचारधारा फॉर्म करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए। तो अब जो युग है वो युवा चला रहे हैं, तो फिर जब युवा शब्द आ जाता है तो फिर उसमें एनर्जी, ऊर्जा अपने आप आ जाती है। तो मैं अपने युवा साथियों से इतनी सी आशा करती हूँ कि इस बार बरवाला क्षेत्र में सिर्फ संजना सातरोड नहीं जीत रही, संजना जीतेगी, जीतेगा बरवाला। जी, थैंक यू मैम।